प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लॉन्ग टर्म या फिर वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हमारे लिए सुटेबल हो सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप खुद से अच्छे फंड्स और अच्छे स्टॉक्स सेलेक्ट कर सकें, तो उसके लिए आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो भी फंड्स मैंने सेलेक्ट किया है वो फंड्स किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल होगा। आप हमेशा ध्यान में रखें कि सारे फंड्स सारे इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल नहीं होते हैं। आपको हमेशा ही देखना होगा कि जो भी फंड आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपके लिए सुटेबल है या नहीं। तो देखिए, ये जो फंड सेलेक्ट किया उसका सुटेबिलिटी हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंटर्स है जिसके बारे में आपको बताऊँगा। इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये फंड्स आपके लिए सुटेबल हैं कि नहीं। नंबर 1 हमें जानना होगा एक्टिव और पैसिव फंड्स के बारे में। एक्टिव फंड्स क्या होते हैं? देखिए, वैसे फंड जिसे कि फंड मैनेजर्स एक्टिवली मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे एक्टिवली जो मैनेज्ड फंड्स हैं उनका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिवली मैनेज किया जा रहा है, फंड मैनेजर का यहाँ पे एफर्ट लग रहा है। तो यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेशन ये होता है कि जो भी फंड है वो ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट करे, क्योंकि हम एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा दे रहे हैं, तो हमारा एक्सपेक्टेशन भी है। तो यहाँ पे देखिए, जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड है, जनरली आप कई लोगों को सुनेंगे बोलते हुए ना कि अरे एक्टिवली मैनेज्ड फंड तो एनी हाउ बेंचमार्क को बीट करते नहीं हैं, डजेंट मेक सेंस। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी अच्छे फंड्स हैं, अगर उनका लॉन्ग टर्म का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, लाइक 10 ईयर्स का अगर आप देखेंगे ना, तो ज़्यादातर अच्छे क्वालिटी के, इनफैक्ट सारे जो अच्छे क्वालिटी के फंड्स हैं वो अपने बेंचमार्क को बिल्कुल बीट करते हैं, और काफ़ी सारे फंड्स अच्छे मार्जिन से बीट करते हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म में ये बिल्कुल सही बात है। शॉर्ट टर्म में पैसिव फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा होगा या फिर एक्टिव फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, ये बताना मुश्किल है। क्योंकि मान लीजिए किसी फंड के फंड मैनेजर ने ना जो स्टॉक सेलेक्ट किया वो सही नहीं गया, तो वहाँ पे उसका रिटर्न्स कम हो जाएगा, तो बेंचमार्क से भी कम रिटर्न आएगा, इंडेक्स फंड से भी कम रिटर्न आएगा, वो अलग बात है। लेकिन जब लॉन्ग टर्म आप देखते हैं ना, तो कोई भी अच्छे क्वालिटी का फंड लॉन्ग टर्म में ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट करता है। तो लॉन्ग टर्म में ये बोलना कि एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाएंगे, सही नहीं है। इसके लिए आप क्या करें, कोविड के समय का आप परफॉर्मेंस देख लें। जो भी अच्छे फंड्स हैं, इवन कोविड के समय, जिस समय मार्केट उतना ज़्यादा गिरा था, उस समय भी अगर आप कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखेंगे, CAGR रिटर्न देखेंगे ना 10 ईयर्स का, तो जो भी अच्छे क्वालिटी के फंड्स हैं उन्होंने अपने बेंचमार्क को वहाँ पे बीट किया हुआ है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखें। तो यस, एक्टिवली मैनेज्ड फंड ज़्यादा अच्छा है अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म या वेरी लॉन्ग टर्म का है। पैसिव फंड क्या हो गया? पैसिव फंड को हम इंडेक्स फंड बोलते हैं। तो वहाँ पे देखिए, फंड मैनेजर का ज़्यादा काम नहीं है। जो भी उसका बेंचमार्क है उसको वो रिप्लिकेट कर लेगा, लाइक निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स हैं, तो फंड मैनेजर वो सेम 50 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर देगा। जितना जितना वेटेज है वहाँ पे सेम वेटेज ये ले लेगा, अपने तरफ से कुछ भी नहीं करेगा। वहाँ पे अगर कुछ स्टॉक्स चेंज होता है या फिर वेटेज चेंज होता है तो फंड मैनेजर भी वही करेगा। तो यहाँ पे फंड मैनेजर का ज़्यादा काम है नहीं, इसीलिए यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है। एक्टिवली मैनेज्ड फंड के साथ प्रॉब्लम क्या हो सकता है? देखिए, वहाँ पे हम एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा दे रहे हैं, तो अगर कोई फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है तो ऑफ कोर्स वो अच्छा नहीं है ना, यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा दे रहे हैं। उसी तरह से इंडेक्स फंड का ड्रॉबैक क्या है? तो देखिए, इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो तो कम है, लेकिन इंडेक्स फंड कभी भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाएंगे। हमेशा ही उनका रिटर्न बेंचमार्क से कम होगा। ऐसा क्यों होगा? तो देखिए, कई बार फंड मैनेजर सही से रिप्लिकेट नहीं कर पाएंगे बेंचमार्क को ना। वहाँ पे जो भी बेंचमार्क में चेंजेस हो रहे हैं, अगर टाइमली नहीं किया गया, सही से नहीं किया गया, तो उसके कारण रिटर्न्स में कुछ डिफरेंस आ सकता है। और उसके बाद एक बड़ा रीज़न है एक्सपेंस रेशियो। देखिए, फ्री का तो वो मैनेज करेंगे नहीं आपका पैसा। ऑफकोर्स एक्सपेंस रेशियो कम है, लेकिन थोड़ा एक्सपेंस रेशियो तो लगता है। तो इसीलिए इंडेक्स फंड्स कभी भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते हैं। नाउ अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक्टिवली मैनेज्ड फंड या फिर इंडेक्स फंड, इन दोनों में से कौन सा हमारे लिए ज़्यादा सुटेबल है? तो देखिए, इसका आंसर बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनिए। ये ज़्यादातर केसेस में डिपेंड करेगा आपके इन्वेस्टमेंट नॉलेज पे। अगर आपका इन्वेस्टमेंट नॉलेज अच्छा है, आप खुद से ना म्यूचुअल फंड स्कीम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका टाइम टू टाइम पोर्टफोलियो रिव्यू कर सकते हैं, तो आपके लिए एक्टिवली मैनेज्ड फंड ज़्यादा सुटेबल होगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, वेरी लॉन्ग टर्म होराइजन में अगर अच्छे क्वालिटी का फंड है
तो वो अपने बेंचमार्क को बीट करेगा। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल डिफ़िकल्ट है बताना, लेकिन लॉन्ग टर्म में यस। तो अगर कोई फंड फिलहाल अगर आप देखेंगे ना अंडर परफॉर्म कर रहा है, कुछ फंड्स बहुत अच्छे क्वालिटी के फंड्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न्स था उनका, लेकिन फिलहाल बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं 1-2 साल से। उनका अभी भी अगर आप 10 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो वो अपने बेंचमार्क को बीट कर रहे होंगे। और देखिए ये तो सिक्लिकल है ना, अभी जो 2-3 साल से कुछ फंड्स हैं जिनका अंडर परफॉर्मेंस है, वो ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा रहेगा। आने वाले समय में नेक्स्ट ईयर तक आप देखेंगे कि इनका ही परफॉर्मेंस भी वापस आएगा और लॉन्ग टर्म में एवरेज आउट हो जाएगा रिटर्न्स। तो ये ध्यान में रखें, अगर आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट का आइडिया है तो एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिससे कि ज़्यादा आइडिया नहीं है, इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा आइडिया नहीं है, म्यूचुअल फंड्स का ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो आपके लिए पैसिवली मैनेज्ड फंड दैट इज़ इंडेक्स फंड बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। लाइक आप न्यू इन्वेस्टर हैं, आपको बिल्कुल पता ही नहीं म्यूचुअल फंड क्या होता है, मार्केट्स क्या होता है, आप किसी का हेल्प भी नहीं लेना चाहते हैं, खुद से करना चाहते हैं, तब आपके लिए इंडेक्स फंड ज़्यादा अच्छा होगा। उसी तरह से आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसके पास नॉलेज तो है लेकिन टाइम नहीं है कि आप फंड सेलेक्ट कर सकें या उसे ट्रैक कर सकें या फिर पोर्टफोलियो रिव्यू कर सकें टाइम टू टाइम, तो वैसे इन्वेस्टर्स के लिए भी इंडेक्स फंड कहीं ज़्यादा सूटेबल है। तो देखिए पूरी तरह सूटेबिलिटी का गेम है, आपको डिसाइड करना है बेसिस दीज पॉइंट्स कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा सूटेबल है। देखिए यहाँ पे ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसको अननेसेसरी हेडेक नहीं चाहिए। लाइक बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं ना, लाइक 1-2 मंथ्स में ही फंड अंडर परफॉर्म करने लगा तो वो परेशान हो गया, अरे मेरा फंड अच्छा नहीं है। तो वैसे इन्वेस्टर्स के लिए भी इंडेक्स फंड ज़्यादा अच्छा है, आपको अननेसेसरी हेडेक नहीं, क्योंकि आप पहले ही से पता है कि भाई इसका रिटर्न हमेशा ही बेंचमार्क से कम आएगा, तो ज़्यादा हेडेक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़े बहुत हेडेक ले सकते हैं ताकि आप ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकें लॉन्ग टर्म, तो एक्टिवली मैनेज्ड फंड। एनीहाउ इस वीडियो में मैं आपको कुछ पैसिवली मैनेज्ड फंड दैट इज़ इंडेक्स फंड्स के बारे में डिटेल में बताने चाह रहा हूँ। तो देखिए इंडेक्स फंड में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हर एक कैटेगरी का इंडेक्स फंड आजकल अवेलेबल है। लार्ज कैप के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो निफ्टी नेक्स्ट 50 का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अगर आप मिड कैप के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिड कैप 150 का इंडेक्स है। अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्मॉल कैप 250 का आपके पास ऑप्शन है। और अगर आप फ्लेक्सी कैप की तरह लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी जगह अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो निफ्टी 500 का भी आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल है। तो बेसिस योर रिक्वायरमेंट आप कोई भी फंड यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान में रखें कि मैं जो भी फंड्स बता रहा हूँ तो वो सिर्फ NSE बेंचमार्क का है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि BSE के बेंचमार्क का फंड्स आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो वो भी, क्योंकि NSE BSE दोनों के बेंचमार्क्स हैं, उसको बहुत सारे फंड्स NSE को फॉलो करते हैं, बहुत सारे फंड्स BSE के बेंचमार्क को फॉलो करते हैं, तो दोनों में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। मैंने लेकिन हाँ यहाँ पे NSE के फंड्स को लिया है, और जो भी फंड्स मैंने सेलेक्ट किया है मैंने इंश्योर किया कि एटलीस्ट 1 ईयर उन्होंने कंप्लीट किया हुआ हो, और साथ ही वैसे फंड्स को मैंने सेलेक्ट नहीं किया जिसका AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा छोटा है। सबसे पहले निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड्स के बारे में आपको बताता हूं। तो निफ्टी 50 का मतलब क्या हुआ कि मार्केट कैप वाइज इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज हैं उसमें इनका इन्वेस्टमेंट होगा। तो यहाँ पे अगर आप लार्ज कैप के फंड्स में एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो ये अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप कुछ निफ्टी 50 के फंड्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे फंड्स काफ़ी सारे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको एक फंड में ही इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि सभी में सेम स्टॉक्स है, उनका जो वेटेज है सेम है स्टॉक्स का। तो यहाँ पे 2-3 फंड सेलेक्ट नहीं करना है, इसमें से कोई एक फंड परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे ना, जो भी आपको ज़्यादा अच्छा लगे उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इस वीडियो में जो भी फंड्स के बारे में बताऊँगा वो कुछ अच्छे फंड्स हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी फंड्स ख़राब हैं, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ कुछ अच्छे फंड्स को मैंने सेलेक्ट किया है। अगर कोई दूसरा फंड है जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है तो वो भी अच्छी बात है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर का आप CAGR रिटर्न्स चेक कर सकते हैं डायरेक्ट प्लान का, और साथ ही बेंचमार्क का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। बेंचमार्क से जब इनका आप रिटर्न कंपेयर करेंगे तो ऑफकोर्स ये बेंचमार्क को कभी भी बीट नहीं कर पाते हैं। तो वैसा फंड जिसका रिटर्न बेंचमार्क के सबसे पास में है, वैसे फंड को हम अच्छा इंडेक्स फंड मानेंगे। अब जान लेते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स फंड्स के बारे में। देखिए लार्ज कैप में मार्केट कैप वाइज 100 स्टॉक्स होते हैं, तो जो टॉप के 50 स्टॉक्स हैं वो निफ्टी 50 में आ जाते हैं, और उसके बाद के जो 50 स्टॉक्स हैं वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में आते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों जो 50-50 स्टॉक्स हैं ना, बिल्कुल अलग स्टॉक्स हैं, किसी भी तरह का ओवरलैप नहीं है। तो अगर कोई चाहे तो निफ्टी 50 का एक फंड और निफ्टी नेक्स्ट 50 का एक फंड दोनों सेलेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ फंड्स आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी कम आपको फंड मिलेंगे ना जिसका
पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि इंडेक्स फंड रिलेटिवली इंडिया में नए हैं कॉन्सेप्ट वाइज, तो इसीलिए काफ़ी कम फंड्स हैं। बट हाँ, यहाँ भी कुछ फंड्स हैं जिसके आप रिटर्न्स चेक कर सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे बेसिस योर कंफर्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ भी आपको सिर्फ एक फ़ंड सेलेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि 2-3 फंड्स। सारे फंड्स में सेम स्टॉक्स हैं, पोर्टफोलियो सेम है, सिर्फ ये जो रिटर्न का थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है ना, वो ट्रैकिंग एरर के कारण आ रहा है, और एक्सपेंस रेशियो, लाइक इसमें भी कुछ फंड्स का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ा कम होगा। कुछ फंड जो कि अच्छी तरह से ट्रैक कर पा रहे हैं, मतलब चेंजेस कर पा रहे हैं बेंचमार्क के रिलेटिव टू, तो वहाँ पे रिटर्न थोड़ा ज़्यादा आएगा, और जो सही से ट्रैक नहीं कर पा रहे तो वहाँ थोड़ा रिटर्न का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा आएगा। बट एनी हाउ देखिए, ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो डजेंट मैटर। हाँ, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर हो सकता है नेक्स्ट ईयर जिसका थोड़ा कम है वो थोड़ा ज़्यादा रिटर्न ले आएगा, हो सकता है जिसका थोड़ा ज़्यादा है वो थोड़ा कम रिटर्न ले आएगा, ये सब चीज़ें होंगी। तो इसीलिए अगर थोड़ा बहुत गैप है तो चलता है, उसके कारण अननेसरी हेडेक नहीं लेना है। नाउ जान लेते हैं कुछ मिड कैप के इंडेक्स फंड्स के बारे में। तो मिड कैप के फंड्स क्या होते हैं, तो जो मार्केट कैप वाइज टॉप 100 स्टॉक्स हैं, उनके बाद का जो 150 स्टॉक्स आता है उसे हम मिड कैप के स्टॉक्स बोलते हैं। तो ऑफ कोर्स ये लार्ज कैप के मुकाबले थोड़े छोटे स्टॉक्स होंगे मार्केट कैप वाइज। तो यहाँ पे टोटल 150 स्टॉक्स हैं, तो ये जो इंडेक्स फंड्स होंगे मिड कैप वाले, वो इन्हीं 150 स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, यहाँ पे 3 फंड्स ही है, यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं ना, 3 ईयर्स है, मतलब यहाँ पे कोई फंड आपको नहीं मिलेगा जिसने 5 ईयर्स कंप्लीट किया हो। तो अगेन बेसिस योर कंफर्ट, यहाँ पे कोई एक फंड, अगर आप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कोई एक फंड यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ जान लेते हैं स्मॉल कैप के इंडेक्स फंड के बारे में। तो लार्ज कैप का 100 स्टॉक, उसके बाद का 150 स्टॉक्स मिड कैप का, और उसके बाद का जितना स्टॉक्स होता है सारा कुछ स्मॉल कैप का स्टॉक होता है। तो स्मॉल कैप का इंडेक्स है 250, तो मतलब कि जो टॉप 250 स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप का 100 और मिड कैप का 150, उसके बाद का जो 250 स्टॉक्स हैं वहाँ पे ये अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो साइज़ वाइज ऑफ कोर्स ये बहुत छोटी कंपनीज होती हैं, इसीलिए यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तभी इस तरह के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं इन फंड्स के। तो बेसिस योर कंफर्ट, कोई भी आप एक फ़ंड सेलेक्ट कर सकते हैं, अगेन सिर्फ एक ही फ़ंड सेलेक्ट करना है, और ध्यान में रखना है कि लार्ज कैप से मिड कैप, उसके बाद जैसे स्मॉल कैप में आज जाएंगे आप तो वहाँ पे रिस्क बढ़ता जा रहा है। अगर रिलेटिवली कम रिस्क लेना चाहते हैं तो लार्ज कैप तक ही लिमिटेड रखें, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50। उससे थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो मिड कैप में जाएं, और बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तब आप स्मॉल कैप में जाएं। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि सिर्फ एक फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, उसी एक फंड से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी जगह अपना एक्सपोजर लेना चाहते हैं, लाइक फ्लेक्सी कैप फंड की तरह, तो उसके लिए आपको निफ्टी 500 के इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना होगा। और ये देखिए एक एग्जाम्पल है हमारे पास निफ्टी 500 इंडेक्स फंड का। तो यही एक ऐसा फंड है जिसका कुछ ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत सारे फंड्स आ रहे हैं और आएंगे, बट हाँ थोड़ा टाइम लगेगा उनको ट्रैक रिकॉर्ड बनाने में। एटलीस्ट 1 ईयर का तो ट्रैक रिकॉर्ड होना ही चाहिए, उससे कम में आदमी क्या देखेगा। यहाँ पे ये भी ध्यान में रखें कि इंडेक्स फंड और एक्टिवली मैनेज्ड फंड में एक साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करें ना, सेम कैटेगरी के इंडेक्स फंड और एक्टिवली मैनेज्ड फंड में इन्वेस्टमेंट एक साथ बिल्कुल भी नहीं करें। जैसे मान लीजिए लार्ज कैप के एक्टिवली मैनेज्ड फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो वहाँ पे फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि पूरा ओवरलैप हो जाएगा आपका ना, सेम स्टॉक्स हो जाएंगे। उसी तरह से अगर आपने मिड कैप के एक्टिवली मैनेज्ड फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो फिर एक्टिवली मैनेज्ड फंड में अलग से इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं ना जो कि बहुत सारे फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ना 20, 30, 40, 50 म्यूचुअल फंड स्कीम्स, तो वैसे इन्वेस्टर्स के लिए भी ये सूटेबल होगा कि आप वो सारे फंड्स में इन्वेस्टमेंट छोड़कर सिर्फ इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें। कि देखिए अगर आपके पोर्टफोलियो में 20, 30, 40, 50 स्कीम्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक मार्केट में जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें से ज़्यादातर स्टॉक्स में आपने एक्सपोजर ले लिया। एक तो आपने एक्सपोजर लिया, उसके अलावा क्या हो रहा है कि आपने एक्टिवली मैनेज फंड्स के थ्रू एक्सपोजर लिया, तो आपको ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो भी देना पड़ रहा है। तो अगर आप इस तरह के इन्वेस्टर हैं
जो कि सारे ही स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जिस फंड में इन्वेस्टमेंट करूं उसने जिन स्टॉक्स को खरीदा है उसमें अगर रिटर्न नहीं आया तो क्या होगा, हो सकता है दूसरे स्टॉक्स में रिटर्न आ जाए। इस तरह का थॉट प्रोसेस है, तो आपके लिए भी इंडेक्स फंड सुटेबल होगा ना। लार्ज कैप का एक निफ्टी 50 का ले सकते हैं, एक निफ्टी नेक्स्ट 50 का ले सकते हैं, पूरा लार्ज कैप कवर हो गया। या फिर अगर ये भी नहीं चाहते हैं तो निफ्टी 100 का भी आजकल फंड्स अवेलेबल है। निफ्टी 100 का सिर्फ एक फंड आप ले लें तो सारे लार्ज कैप कवर्ड हो गए। मिड कैप में सिर्फ एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करें, सारा 150 मिड कैप में आपको एक्सपोजर मिल गया। स्मॉल कैप का सिर्फ एक इंडेक्स फंड, सारा 250 स्मॉल कैप में एक्सपोजर मिल गया। और अगर ऑल 500 स्टॉक्स में आप एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो निफ्टी 500 का इंडेक्स फंड है। तो देखिए, आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, आपका रिक्वायरमेंट क्या है। बेसिस दैट आपको डिसाइड करना है कि एक्टिवली मैनेज्ड फंड या फिर पैसिव फंड, दैट इज इंडेक्स फंड, आपके लिए सुटेबल होंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। नेक्स्ट वीक में मैं जब भी कमेंट से रिलेटेड कोई वीडियो बनाऊंगा तो ट्राई करूंगा उस क्वेरी को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।